स्टूडेंट देखिए हम एक और सवाल के साथ मौजूद हैं और ये भी सवाल हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ से रिलेट करता है। ये सवाल जो है 2011 में पूछा गया, उसके अलावा एक दो साल और भी ये सवाल पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर्स, एक्सप्लेन मैथमेटिकली। ये आपके पास सवाल किया गया है। सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए कि कह रहा है कि क्या दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनमें से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं कि दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो पूछ रहा है क्या दो ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इनमें से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने को कह रहा है और अच्छे समझ में आ जाएगा जब मैं इसको फिगर के लिहाज से बताऊंगा। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम बता रहा है, तो जब वो मैग्नीट्यूड सेम बता रहा है तो मैं वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए, इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या कहूंगा, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने ए कह दिया। क्या कह दिया? ए कह दिया। और जो वेक्टर बी है इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या कहूंगा, इसके मैग्नीट्यूड को भी मैं ए कह रहा हूं। देखिए जरा गौर से देख लीजिए, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब है अगर एक का ए है तो दूसरे का भी क्या है, ए है। तो अब आप देखिए कि वेक्टर ए मैंने बनाया इस तरीके से, वेक्टर ए ऐसे बनाया, ठीक है। और वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी मैं किस तरीके से बनाता हूं, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर बी ये ले लिया। सिर्फ क्या बात है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने ए के बराबर ले लिया है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी हमने ए के बराबर ले लिया। किसके बराबर ले लिया? ए कोई नंबर है, फर्स्ट कर ले, ए अगर 10 है तो बी भी 10 है, ठीक है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड, और एंगल क्या है इनका दरमियानी, हमें नहीं पता, हमें एंगल नहीं बताया गया, हमने कहा इनका दरमियानी दाविया क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब उसने कहा ये तो कंडीशन दी उसने सवाल में, एज पर गिवन कंडीशन क्या है, दो वेक्टर्स विच हैज सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम। हमने कहा दो वेक्टर्स ए और बी। ये वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड हमने कहा क्या है, ए के बराबर है, और वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। सेम हो गया मैग्नीट्यूड। और ये कैसे एक्ट कर रहे हैं कि इनका दरमियानी दाविया कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। हमें इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता। तो सवाल में कहता है कि क्या इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट दोनों का, तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर किसके बराबर होगा, अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक, तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर आर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और तो क्या है, क्या ये इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। अब इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या नजर आ रहा है, तो ये साबित करना है कि ये ए के बराबर हो, यानी आर का मैग्नीट्यूड भी। तो इसका मतलब है आपको इस सवाल में तीन चीजें दी हुई है। क्या दी हुई है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर बोला गया, ए के बराबर, ठीक है। तो ये कहता है क्या ये हो सकता है ऐसा। अच्छा अब आप मुझे बताएं, पैरेललोग्राम में कितनी चीजें थी फॉर्मूले में, आर का मैग्नीट्यूड था, ए और बी का मैग्नीट्यूड था, और थीटा था, है ना, यही चीजें थी ना। तो स्टूडेंट देखिए, हमें एक चीज नहीं पता, और वो क्या है, थीटा। हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वही फार्मूला लगा के पैरेललोग्राम लॉ का हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो वैल्यू होगी जिस पर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी उनमें से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो देखें, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
पैरेललोग्राम, देखिए शॉर्ट में मैं पैरेललोग्राम को ऐसे लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम। क्या है जनाब पैरेललोग्राम? आर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, फार्मूला हम सब जानते हैं क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वैल्यू सप्लाई करूंगा जो डेटा में मैंने लिखी है। ए आर की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, ए की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर, बी की जगह भी क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर प्लस 2, इस ए की जगह ए आया और बी की जगह भी ए आया इनटू कॉस ऑफ थीटा, मुझे नहीं पता, थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा। ठीक है, तो हमने इस स्टेप में क्या किया, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए के बराबर है, ए लिख दिया, ए के बराबर है, ए लिख दिया, बी ए के बराबर है, ए लिख दिया प्लस 2 ए की जगह ए, बी की जगह बी है और cos थीटा ऐसे ही आएगा। तो मैं इस सवाल में ए इज इक्वल, ये वाला ए ऐसे ही आया। अब अंडर रूट में देखिए क्या हो जाएगा, इस ए को और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जमा कर लिया मैंने, क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस ये 2a से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 2a स्क्वायर, और cos थीटा के साथ में कुछ नहीं कर सकता मैंने एडिटेड। देखिए अब मुझे यहाँ पर एक स्टेप नजर आ रहा है और आपको भी नजर आएगा जब आप सवालात को प्रैक्टिस करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, तो स्टेप्स आपको नजर आने लगेंगे आगे क्या करना होता है। ए ऐसे ही आया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मुझे स्टेप नजर आ रहा है 2a स्क्वायर इसमें भी है, 2a स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं 2a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 2a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बता 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें देखिए कि हमारे पास अब हमें कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर का को रूट से बाहर निकाल लें, लेकिन हमें फिर भी आखिर में जाके क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगी, ताकि ये इधर वाली टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आए, ताकि हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो सके। तो मैं पहले ही क्या कर लेता हूँ, क्या स्टेप लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक स्टेप बढ़ाने के बजाय, यानी मैंने इस तरफ ए का स्क्वायर कर दिया और इस तरफ जो पूरी चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 2a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट 1, इसका भी मैंने इधर भी स्क्वायर डाल दिया। अब करना ये चाहिए था मुझको, मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि आप इधर करली ब्रैकेट डालिए फिर, क्योंकि अंदर आपकी स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल हुई भी है। तो अगर मैं ये ना करूं तो मैथमेटिक्स वाले टीचर जो हैं वो बुरा मान जाएंगे कि यार ये वाला स्टेप आपने ठीक नहीं किया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया। अब मैं इस 2a स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूं, तो यहाँ तो a स्क्वायर लिखा है, 2a स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा और इधर बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, यानी इस साइड पे 1/2 है और इस तरफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा है। तो यहाँ से मैं मिटा दूं इसको, तो अगला स्टेप फिर हम आगे करने के काबिल हो सके। तो देखिए इधर आ गया 1/2 और इधर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब क्या स्टेप है, 1 को मुझे इस तरह लाना पड़ेगा। देखिए मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना, मुझे थीटा को अलग करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो 1 पहले इसके पास है, तो मैं 1 को इधर लाया, प्लस का था माइनस हो गया, इधर क्या रह गया, कॉस थीटा। क्लियर? ये स्टेप देखें बार बार आपके पास न्यूमेरिकल्स में आएंगे, और जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर आप इन स्टेप से फेमिलियर हो जाएंगे, आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम वाली कहानी बन रही है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाती है तो आप एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, इसके नीचे 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो वो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या बचा, कॉस थीटा। स्टूडेंट्स बहुत सारे जो मेरी नॉलेज, मेरे तजर्बे में आया है कि स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। एलसीएम जो है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 1 में से -2 किया, -1/2 आ गया इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट थीटा की जो वैल्यू है
वो निकलने के करीब आ गई, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो कॉस थीटा के साथ लगा हुआ इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो मैं थीटा को इधर अकेला अगर करूं तो ये कॉस इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और -1/2। अब आप -1/2 का इनवर्स कॉस देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, थीटा। कॉस -1/2 का इनवर्स कॉस देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 120 डिग्री। कितनी आएगी, 120 डिग्री। यानी अगर वेक्टर्स का जो दरमियानी जाविया होगा वो 120 डिग्री पर वेक्टर्स को ऐड किया जाए, वेक्टर्स को 120 डिग्री पर ऐड किया जाए, तो जो ट्रायंगल बनेगी या जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए। तो ये बात साबित हो गई कि अगर आप ये चाहते हो कि दो एक जैसे मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को अगर हम कितने डिग्री के एंगल पे ऐड करें, 120 डिग्री पे के एंगल, थीटा को 120 डिग्री रखते हुए ऐड करें, तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये सवाल 2011 में भी पूछा गया और मेरा ख्याल है दीगर 2 सालों में भी पूछा गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसकी आप प्रैक्टिस कर लें ताकि ये अगर पेपर में आए तो आप इसको बआसानी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।